तो डेट डाल देते हैं पहले, ठीक है। कितनी डेट है आज डेट कितनी? 15 दिसंबर। तो हम लोग पहला भाग पढ़ रहे थे, ठीक है। और पहले भाग का नाम क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें अनुच्छेद 1 पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 1 में पहले का ए क्लॉज, बी और सी के भी तीनों पढ़ लिए थे। अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसी को अर्जित क्षेत्र के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो पिछली क्लास में, तो जल्दी से पूछ सकता है। पूछना है किसी को भी, क्यों आदित्य? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अनुच्छेद 2। देखो अनुच्छेद 2, ठीक है, शॉर्ट में आर्टिकल 2। तो क्या है अनुच्छेद 2? तो अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है। किसकी शक्ति देता है? नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की। तो अच्छे से ध्यान रखो कि भारतीय संसद के पास है ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है, पार्लियामेंट से बोलो, और कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है भारत के राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बात की गई किसकी? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कोई भी अगर नया राज्य भारतीय संघ में शामिल करना है तो इसकी एकमात्र शक्ति किसके पास है? संसद के पास, ठीक है ना। अब ये जो नए राज्य शामिल करने की शक्ति ये 2 प्रकार से दी गई, ठीक है। इसमें 2 शक्तियों की बात की गई। पहली जो शक्ति है वो है किसी भी नए स्टेट को एडमिट करने की। दैट मीन्स द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट। एंड सेकेंड पावर क्या है? द सेकेंड पावर इज द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो भाई अंतर क्या है? कैसे ये 2 प्रकार की शक्तियां हैं? पहली शक्ति में जब मैंने एडमिट लिखा तो एडमिट का मतलब हिंदी में हम बोलेंगे इसको क्या? शामिल। अर्थात संसद के पास ये शक्ति है, एकमात्र संसद के पास, कि वो नए राज्य को शामिल कर सकती है भारतीय संघ में, ठीक है ना। और दूसरी शक्ति क्या है संसद के पास ही? कि वो किसी भी राज्य को स्थापित कर सकती है, किसमें? भारतीय संघ में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये शामिल करना स्थापित करने से भिन्न कैसे हुआ, तो इसके लिए समझ लेते हैं। जैसे हमने 35वां संविधान संशोधन किया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और इस एक्ट के तहत हमने संविधान में 2 A अनुच्छेद जोड़ दिया, आर्टिकल 2 A जोड़ दिया। आर्टिकल 2 A से हमने सिक्किम को, किसको? सिक्किम को सह राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, को स्टेट के रूप में। तो सह राज्य के रूप में सिक्किम शामिल हो गया भारतीय संघ में, ठीक है ना। लेकिन ये शामिल किया गया ना, तो शामिल करने की शक्ति यहां से पता चल रही है। लेकिन सह राज्य के रूप में शामिल किया गया तो उस समय किस रूप में? सह राज्य के रूप में। लेकिन फिर हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और उससे क्या किया? कब किया था ये वाला? 1974 में। और ये कब किया? 1975 में। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1975 में हमने इस आर्टिकल 2 A को रिमूव कर दिया और सिक्किम को भारतीय संघ में स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। अर्थात सिक्किम की भी अब स्थापना हो गई कि वो भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य होगा। पहले तो सह राज्य था ना,
क्या ये दावेदारी कर सकते थे कि हमें सारे वही राइट्स चाहिए जो इनके पास हैं, जो पहले राइट्स? नहीं। लेकिन जैसे ही ये पूर्ण राज्य बन गया, भारतीय संघ का हिस्सा हो गया, भारतीय संघ में स्थापित हो गया, तो इसको वही सारे अधिकार मिल गए जो अन्य भारतीय राज्यों को प्राप्त हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो समझ जाओगे ना, शामिल करना और स्थापित करना क्या है। स्थापित उस राज्य को किया जाएगा जिसको पहले शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना, और जो पहले से शामिल है उसको स्थापित कर दिया जाएगा पूरी तरह से, अगर वो नहीं है शामिल पूरी तरह से। समझ गए मेरी बात? तो एडमिट करने की पावर भी है न्यू स्टेट को, यूनियन पार्लियामेंट को, ठीक है ना, और इस्टेब्लिश करने की पावर भी है, अर्थात स्थापित करने की भी। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो। सभी समझ में आ गया? जल्दी इसको नोट कर लो। तो सभी नोट कर लिए ना? रब कर दें। तो देखो आर्टिकल 3 की बात करते हैं अब। तो आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि किस प्रकार से एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है ना, कि किस तरह से भारतीय संघ में एक नए राज्य की जगह बन सकती। ठीक है ना, इसकी बात की गई। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 3 में। तो ये पावर भी किसके पास है? भारतीय संसद के पास। ठीक है ना, एब्सोल्यूट पावर है किसके पास? संसद के पास। अच्छा, तो नए राज्य का निर्माण जो होता है ये 5 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। वो तरीके बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज़ समझ लो कि जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, उसमें रह गया एक पॉइंट हमारा आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में अगर हम किसी नए राज्य को शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए संसद क्या बहुमत का इस्तेमाल करती। किसका इस्तेमाल करती? बहुमत का। बहुमत का यूज़ करती। बहुमत का मतलब क्या होता है कि संसद में जितने भी लोग उपस्थित होंगे तो उपस्थित लोगों का बहुमत हो। अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं 545 सदस्य सॉरी, तो 545 के आधे कितने हुए? 272 हुए कि नहीं? प्लस 1 हो गया बहुमत। तो इतने होने चाहिए अगर पूरे आए तो। और उसके बाद जो उपस्थित हैं उनका भी क्या होना चाहिए? बहुमत। किसी की बात समझ में नहीं आ रही? तो जो बात आर्टिकल 2 में है ये बहुमत वाली, वो आर्टिकल 3 में भी है। अर्थात संसद क्या करेगी? बहुमत से। और बहुमत किसका होता है? उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का। जैसे मान लो 545 सदस्यों में, जैसे लोकसभा में जब वोटिंग हो तो 545 में 300 ही लोग आए हों, 300 ही सांसद मौजूद हों लोकसभा के। ठीक, तो 300 सांसद क्या बहुमत नहीं है लोकसभा के सदस्यों का? लेकिन उस दिन अगर 270 ही आए तो फिर वोटिंग नहीं की जा सकती उस दिन। क्यों? क्योंकि संसद का बहुमत नहीं है इस समय, लोकसभा का बहुमत नहीं है। लोकसभा में 545 कैंडिडेट्स हैं। ठीक, इसका बहुमत कितना होता है? 273 होता है कि नहीं होता? अब अगर 273 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो उस दिन वोटिंग नहीं होगी। लेकिन 273 या 273 से ज़्यादा, जैसे मान लो 280 भी आए हैं अगर, तो 280 का बहुमत अर्थात 140 और प्लस 1, 140 तो आधा हुआ है ना, प्लस 1। अगर इतने सदस्यों ने बहुमत दिया है तो ही इसको बहुमत बोलेंगे। अगर इतने सदस्य वोटिंग कर दें फेवर में तो क्या बोला जाएगा? बहुमत। तो समझ गए, उपस्थित सदस्यों का बहुमत और लोकसभा का बहुमत। अब किसी भी सदन का हो, अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो लोकसभा का बहुमत, ठीक है ना, अगर राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा का बहुमत, और उसके बाद जो लोग वोट दे रहे हैं उनका बहुमत। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत से फॉर्मेशन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत, और आर्टिकल 2 के तहत उसको स्थापित किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है। ठीक, और ये केंद्रीय संसद के पास
है ना, संसद के पास ये शक्ति है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट की, कि किस प्रकार से एक नए राज्य का निर्माण होगा। तो नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में पहले तो 5 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो संसद है वो 2 राज्यों के क्षेत्र को आपस में जोड़ सकती है, किसी राज्य से दूसरा राज्य निकाल सकती है, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या तो जोड़ देगी आपस में, एक नया राज्य बना सकती है, या फिर किसी एक राज्य के 4 हिस्से कर सकती है, 5 हिस्से कर दे, जितना उसका मन उतने कर दे। संसद के पास शक्ति होती। तो फिर क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर किसी राज्य के हिस्से करके। तो पहली बात तो ये, इस तरीके से एक नया राज्य बन सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ दो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम यूपी, एमपी और राजस्थान को जोड़ दे रहे हैं, तो 3 राज्य थे पहले, अब कितने बचे? 1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या फिर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर सकते हैं, जैसे एक बार बात आई भी थी, अगर तुम लोग को ध्यान हो, नहीं पता हो, तुम लोग छोटे थे तब। तो क्या था, मायावती सरकार ने 4 हिस्से करने की सिफारिश की। किसके? उत्तर प्रदेश के। पश्चिम प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से हमारा यूपी है कि नहीं? तो इसमें एक पार्ट कर दिया गया तो पश्चिम प्रदेश, इसको क्या बोला गया? पश्चिम प्रदेश। इसको बोला गया बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड। इसको बोला गया अवध। और ये जो इधर साल ये वाला पार्ट बचा, इसको क्या? पूर्वांचल। समझ गया कि नहीं? तो ये 4 हिस्से करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा दिक्कत भी होती, ठीक है, और कुछ जो भी राजनीति उस समय की रही हो। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से, इस पर फिर लौट के आएंगे अभी। तो इस प्रकार किसी राज्य के हिस्से करके ही बनाया जा सकते हैं और राज्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी राज्य का एरिया इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट, फिर एरिया डिक्रीज कर सकती है, ठीक है, फिर सीमा में परिवर्तन कर सकती है ना, मतलब उसकी बाउंड्री क्या कर सकती है? ऑल्टर कर सकती है। संसद के पास क्या शक्ति है? बाउंड्री को ऑल्टर करने की, ठीक है ना, सीमा में परिवर्तन करने की। और 5वीं शक्ति क्या है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की शक्ति है ना, टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है ना, ये भी एक शक्ति है। तो इस 5 तरीके की शक्तियां दी गई हैं नए राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ देगी संसद, या फिर किसी राज्य के हिस्से कर सकती, नए राज्य का निर्माण होगा। किसी राज्य का एरिया भी इंक्रीज कर सकती है उसके पास, एरिया डिक्रीज कर सकती है, मतलब डिमिनिश कर सकती है, घटा सकती है उसके एरिया को, सीमा में परिवर्तन कर सकती है ना, बाउंड्री अल्टर कर सकती है अर्थात। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार भी किसको है? संसद को। जैसे कई बार बात चलती रहती है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए, कई लोग इसके फेवर में, कई लोग अगेंस्ट में। जो फेवर में है वो कहते हैं कि भाई अब पूर्वी बंगाल तो अलग हो गया, जो बांग्लादेश बन चुका है, तो पश्चिम बंगाल बोलने की आवश्यकता है क्या? ठीक है, तो उसको अब नाम बदल के बंग भूमि या जो भी बांग्ला या जो भी रखना हो वो रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो अगेंस्ट में है वो कहते हैं कि अविभाजित भारत का हिस्सा वो भी था। तो इससे एक चीज़ ध्यान रहेगी हमेशा में कि हमारे पास एक हिस्सा नहीं है बंगाल का। तो कई लोग इसके अगेंस्ट में भी रहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए वो चाहते हैं कि पश्चिम ही रहे बंगाल का नाम, कि लोग पूछे तो पश्चिम बंगाल क्यों है, पूर्वी बंगाल कहाँ गया? तो पूर्वी बंगाल कहाँ गया? बांग्लादेश के रूप में 1971 में अलग कर दिया गया।
और ध्यान रखना वो जो पूर्वी बंगाल था वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का। उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और उसको पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 में उसको अलग कर दिया गया तो उसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक, तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। अब अगर ये चीजें करनी है तो करना क्या पड़ेगा? तो देखो क्या करना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ गई तुम लोग को? ये हटा देते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती। किससे? राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश की जाएगी। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा कि नहीं? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि हमें इस राज्य का एरिया बढ़ाना है, घटाना है, या इन पांचों में कुछ भी करना है, तो उसकी सिफारिश पहले राष्ट्रपति को की जाएगी। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं जब उनको सिफारिश प्राप्त हो जाती है? राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित जो राज्य है या राज्य हैं, एक राज्य के अगर मुद्दा है तो एक राज्य के पास, और कई राज्यों पर बात आ रही तो कई राज्यों के पास, विचार के लिए राष्ट्रपति उस ऑर्डिनेंस को भेजते हैं, विधेयक को। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक समय सीमा निर्धारित कर देते हैं कि भाई इतने समय में आप बताइए, ठीक है ना। अब राज्य को एक साल में अगर समय दिया गया है, एक साल का, तो राज्य एक साल में बताएगा कि हमारी ये मांगे हैं, इस तरह से किया जाए, इस तरह से ना किया जाए। और अगर टाइम पीरियड ओवर हो गया, टाइम पीरियड अगर ओवर हो गया तो राज्य कुछ नहीं कह सकता। और अगर टाइम पीरियड एक साल दिया गया, उसके पहले 6 महीने पहले ही परिवर्तन कर दिया गया संसद में, तो भी राज्य कुछ नहीं कर सकता। वो समझ रहे हो कि नहीं? इससे यहाँ पे भारत का यूनिटरी सिस्टम तुम्हें दिखता है, दिखता है कि नहीं? कैसे हम लोग संघात्मक हैं। अधिकतर शक्तियाँ किसके पास हैं? संघ के पास। राज्यों के पास शक्तियाँ नहीं इतनी, संघ के पास अधिक शक्तियाँ, क्योंकि ये सारे काम राज्य रोक नहीं सकता। भले उससे सलाह के लिए उसके पास प्रस्ताव भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को भेजते हैं, लेकिन समय जितना दिया गया, उनको अलॉट किया गया हो, उस समय से पूर्व भी उसमें वो बदलाव कर सकते हैं। राज्य उसमें कुछ भी दबाव नहीं डाल सकता। फिर अब जब संसद में राज्य ने कुछ अगर प्रस्ताव दिए भी हैं और संसद में मान लो लोकसभा में बात आ गई, पहले भाई या तो लोकसभा में पेश होगा ये बिल या फिर राज्यसभा में होगा, दोनों में किसी एक में किया जाएगा। पास कैसे होगा? बहुमत से, दोनों के। समझ रहे हो? सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति को सिफारिश की जाएगी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, फिर राष्ट्रपति संबंधित विधेयक को, है ना, इस प्रस्ताव को विधान परिषद के पास भेजेंगे, उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे, सॉरी, उस राज्य के विधानमंडल के पास या संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास। तो संबंधित राज्यों का लेजिस्लेचर उस पर फैसला लेगा। अगर उनको जो भी अपने सुझाव देने हैं वो प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति चाहें तो उसके लिए कुछ टाइम अलॉट कर सकते हैं, ना चाहें, मान लो टाइम अगर दिया भी है तो उस टाइम से पूर्व भी उसको वापस कर सकते हैं। राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी अब एलिगेशन नहीं उठा सकता। समझ रहे हो कि नहीं? राज्य के पास ये शक्ति नहीं दी गई। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। समझ गए? अब मान लो लोकसभा में उस बिल पर चर्चा हो रही है और राष्ट्रपति ने जब राज्य को भेजा तो राज्य ने उसमें कुछ अपनी सलाह दी कि भाई ये परिवर्तन हम चाहते हैं, और हो सकता है लोकसभा ने मान ली हो और राज्यसभा ने ना मानी हो उसको। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य फिर से हस्तक्षेप करने लगे, इसमें कुछ नहीं कर सकता राज्य। अगर राज्यसभा से वो जो अमेंडमेंट है अगर पास हो गया और लोकसभा ने भी उसको स्वीकृति दे दी उसके बाद, तो फिर वो भी तब भी पास हो जाएगा और राज्य बन जाएगा या घट जाएगा एरिया उसका, इन पांचों में कोई बात हो जाएगी। राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो, अगर इन पांचों में कोई भी काम करना है, इसके लिए पूरी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब राष्ट्रपति को सिफारिश करती मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति कौन सा मना कर देते हैं? समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति तो एक तरह से, है ना, कई जगह नाम मात्र भी हैं, है कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो वास्तविक प्रधान होता है देश का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। यह एक है मंत्रिमंडल, होता है कि नहीं?
तो ये बात समझ में आ गई सभी को। और इस तरह से लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर उसका राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए फिर से भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देंगे, और राष्ट्रपति महोदय के साइन करने के बाद ही इन पांचों में जिस चीज़ की भी संस्तुति की गई होगी, जिस बात की भी संस्तुति की गई होगी, वो हो जाएगी। ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ तक? तो आर्टिकल 3 समझ में आया सभी को कि किस तरह से फॉर्मेशन किया जा सकता है न्यू स्टेट का? मेरा समझ रहे हो कि नहीं? अब पहले चीज को नोट कर लो, है ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो जल्दी बताओ। मैं पहले इसमें किसी को कुछ डाउट रह गया हो, समझ में ना आ रहा हो? सभी समझ में आ गया? फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम बताते हैं कि नए राज्य कब कैसे कब बने। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? कोई समस्या है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 4 की बात करते हैं, बताए ना। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 4 ये व्याख्या करता है कि अगर संविधान के तीसरे अनुच्छेद का प्रयोग करके जो भी नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है ना, या जब भी दूसरे तीसरे आर्टिकल को यूज़ किया जाएगा, दूसरे को भी और तीसरे को भी, तो जो नए राज्यों का निर्माण होगा उसमें एक हमें अमेंडमेंट भी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? क्यों? लेकिन ध्यान रखना, वो जो भी हम संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आता। जो साधारण बहुमत का कॉन्सेप्ट होता है वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं होता है। 368 में अलग व्याख्याएं दी गई है ना संविधान संशोधन की। तो इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है कि जब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है, जब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है या के द्वारा, तो इससे बदलाव कहाँ होगा बताओ? इससे बदलाव होगा तुम्हारी अनुसूची 1 में एंड 4 में, नहीं होगा। जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में चेंजमेंट होगा। शेड्यूल 1 में चेंजमेंट क्यों? क्योंकि उसी में दिए हुए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जब भी कोई चेंजमेंट होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा, और ये चेंजमेंट कैसे होगा? बहुमत के द्वारा होगा ना, संसद बहुमत से इनको करती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रयोग को। इससे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजमेंट होता है। शेड्यूल 1 संघ और केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं उसमें, सॉरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं, तो जब भी चेंजमेंट होगा उन्हीं में होगा। शेड्यूल 1 में हम करेंगे चेंजमेंट, शेड्यूल 4 में भी तो होगा, क्योंकि शेड्यूल 4 में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा में सीटों का आवंटन वो किनसे होता है? राज्यों से। मैंने लिखाया था कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है कि नहीं? राज्यसभा क्या करती है? रिप्रेजेंटेशन करती है किसका? स्टेट्स का। और अगर स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर दी तुमने, या पांचों में कोई बदलाव कर दिया, 2 राज्यों को जोड़ दिया, घटा दिया, तो राज्यसभा में सीटों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें राज्यों का ही प्रतिनिधित्व है। और इसी वजह से शेड्यूल 4 में भी चेंजमेंट होता है। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में जो भी परिवर्तन होता है, में जो भी चेंज होगा उसे आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता। मेरी बात समझ में आई सभी की? नहीं, किसी कोई दिक्कत? आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं संविधान में, और वो जितने भी संशोधन होंगे वो सिर्फ साधारण बहुमत से हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इनके अधीन नहीं आते हैं। किसके? आर्टिकल 368 के। अब आर्टिकल 368 में कौन कौन सी प्रोविजनिंग की गई है, हम वो आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से बता देंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना।
कि जब भी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो उससे चेंजमेंट कहाँ होगा, शेड्यूल 1 और 4 में। और ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद बहुमत से करती है, लेकिन वो जो बहुमत की जो प्रोसेस है उससे जो सुधार होता है, उससे जो चेंजमेंट होता है, वो आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता है। ये तुम्हारे आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, समझ गए। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिलहाल इतना समझ में आया सभी की नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं। अब देखते हैं, हम नए राज्य की बात करते हैं। किसकी? नए राज्य की। ये नए राज्य कहाँ से आए, ठीक है ना। तो देखो, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ राज्यों की 4 कैटेगरी थी। कितनी कैटेगरी थी? 4। कौन कौन सी थी? तो लिस्ट ए में तुम्हारे वो राज्य आते हैं जो प्रांत थे। क्या थे? प्रांत। पहले 11 थे। कितने थे? 11। लेकिन बाद में घट के, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो कितने बचे थे? 9। कितने प्रांत थे? 9। कौन कौन? जैसे तुम्हारा संयुक्त प्रांत, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते हो इंग्लिश में तुम, कौन सा? यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद और उसके बाद मद्रास था नहीं, वेस्ट बंगाल या बंगाल बोलते थे सिर्फ तब, ठीक है, बंगाल। और महाराष्ट्र, बिहार, असोम, थे कि नहीं थे? तो प्रांतों में इस प्रकार से आते थे, सारे मैंने लिखा है, पहले पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद लिस्ट जो बी थी तुम्हारी, इसमें क्या आते थे? इसमें तुम्हारे आती थी बड़ी रियासतें। क्या आती थी?